V-Mart presents Bihar की बात, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रुपौली से नए चेहरे को उतारने जा रहे हैं पप्पू यादव। जी हां, रुपौली को लेकर के बहुत चर्चा है और चर्चा यह भी है कि जब से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, मतलब महागठबंधन से उम्मीदवार अगर बीमा भारती होती है तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि एक नए चेहरे को उतारा जा सकता है। खबर यह भी मिल रही है कि पप्पू यादव की बात प्रशांत किशोर से हुई है। तो क्या माना जाए कि रुपौली में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के उम्मीदवार एक होंगे? सवाल कई हैं और सवाल दिलचस्प भी हैं, जिनके जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रुपौली में पप्पू यादव किसी भी सूरत में बीमा भारती के पक्ष में खड़े होते दिखना नहीं चाहते। पप्पू यादव ने पहले मांग की थी कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, फिर पप्पू यादव ने यह भी मांग की कि सीपीआई से उम्मीदवार उतरना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आरजेडी ने बीमा भारती को फिर से टिकट दे दिया है, बीमा भारती फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो अब पप्पू यादव ने साफ अनाउंस कर दिया है कि बीमा भारती का समर्थन वो करने नहीं जा रहे हैं। और ऐसा अनाउंसमेंट उन्होंने टीवी 9 के साथ इंटरव्यू में, मैं खुद इंटरव्यू कर रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बेहतर होगा वो इलाका छोड़ देंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे अगर कांग्रेस उन पर दबाव बनाएगी, लेकिन वो कभी भी बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। पर आज जो खबर निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि आज नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन है और आज वो किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकते हैं। तो शाम तक वो नया चेहरा कौन होगा, किस नए चेहरे की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, और क्या रुपौली में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर एक हो गए हैं, यह भी एक गंभीर सवाल है जिनके जवाब हम तलाशेंगे। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय आपके पास आना चाहूँगा। रुपौली की स्थिति बेहद इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इंटरेस्टिंग इसलिए होती जा रही है कि अभी थोड़े दिन पहले पूर्णिया का चुनाव हुआ और हमने देखा कि किस तरह का खेल वहां पर नजर आया। तेजस्वी 3-3 दिन तक कैंप किए पप्पू को हराने के लिए, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। पप्पू यादव जीते, पर अब पप्पू यादव लगता है आरजेडी से बदला लेना चाह रहे हैं। पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन नहीं करने को तैयार है, खुलेआम कह रहे हैं कि बीमा भारती को समर्थन नहीं देंगे। और मेरे पास जो जानकारी आ रही है, एक नया चेहरा पप्पू यादव उतारने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं रुपौली को एक नया विधायक मिलेगा नए चेहरे के रूप में, और इसमें उनका साथ प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे लगता है आप इस पे विस्तार से बताएं। देखिए, पप्पू यादव अभी तो निर्दलीय हैं, फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे उसकी अधिकृत जानकारी नहीं। हाँ, चुनाव पूर्णिया से वो जीत गए और उन्होंने अपने तरीके से लोगों को एड्रेस किया, जिसको कहते हैं ना कि एक इमोशनल अपील उन्होंने पूर्णिया वासियों से किया। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, और अपने को पूर्णिया का बेटा बताया, परिणाम इनके हिस्से में आई। उस भावनात्मक रिश्ते को फिर एक बार ये चाहते हैं कि जो वाई इलेक्शन है, उस वाई इलेक्शन में भी हम उसको साबित करके दिखा दें। जहां तक बीमा भारती की बात है, ठीक है, तेजस्वी यादव ने उसको, उस सीट को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया। पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इस हार को तेजस्वी यादव अपनी हार मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि पप्पू यादव नहीं जीते हैं, बल्कि हम वहां हारे हैं। और बीमा भारती जिस तरह से घिरी हुई है, अवधेश मंडल शायद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से गोपाल यादुका हत्याकांड में इनका नाम आया, इनके बेटे का पुलिस पहुंच गई पटना तक,
अवधेश मंडल का भी नाम है। पुलिस जिस तरह से कह रही है कि उस साजिश में उनका भी हाथ है, उनको भी जानकारी थी। तो पति और पुत्र दोनों जिस तरह से घिरे हुए हैं और जिस तरह से वैश्य समाज की नाराजगी है रुपौली में खास करके, पप्पू यादव इस गर्म लोहे का इस्तेमाल अपने पाले में करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम तो पूर्णिया को बचाने वाले लोग हैं, हमने पूर्णिया के आम आवाम की सुरक्षा प्रदान दी है, लेकिन ये लोग कौन हैं? तो एक बार फिर वो तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। और जो आपका इशारा है कि प्रशांत किशोर के साथ एक बात हुई, हालांकि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, लेकिन हाँ, जनसुराज का समर्थन वो देंगे उस कैंडिडेट। तो पप्पू यादव भी चाहते थे कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि कांग्रेस शायद हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि लालू प्रसाद के रहते जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो संबंध को किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि संबंध खराब हो। सीपीआई कोशिश जरूर की कि सीपीआई की ये सीट रही है पहले, ये सीपीआई यहाँ से लड़े, या जब बीमा भारती जीतती भी थी तो कंटेस्ट में सीपीआई होती थी, तो सीपीआई भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस स्थिति में बीमा भारती फिर एक बार बाजी मार ली, खास करके गठबंधन के टिकट पाने में। लेकिन पप्पू यादव तो इसको अपनी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। उम्मीदवार कौन होंगे ये तो अभी तक सरफेस पर नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ, एक उम्मीदवार होंगे। जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में 2-2 सीटें जीते हैं ये सच्चिदानंद राय और एक और सीट जनसुराज पार्टी, उसी तरह से एक रुपौली में भी ये प्रशांत किशोर एक प्रयोग आजमा रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव का समर्थन इनको मिलते हुए दिख रहा है। देखना होगा कि वो जो एक कोण बन रहा है, जिसमें कलाधर मंडल है, बीमा भारती है, शंकर सिंह है और पप्पू यादव के जो या जनसुराज समर्थित जो उम्मीदवार होंगे, ये चतुष्कोणीय संघर्ष में बाजी कौन मारेंगे। क्योंकि बीमा भारती का संघर्ष लेसी सिंह के साथ रहा। जब ये नीतीश कुमार जी के साथ भी होते थे तो लेसी सिंह को लेकर के बराबर इनकी टकराहट होती थी कि आखिर उसी क्षेत्र में हम आते हैं, हमें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं। वो बातें ठीक है, लेकिन अब एक नया समीकरण दिखने को मिल रहा है। पहले लग रहा था पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की नेता से मिल भी आ रहे हैं पप्पू यादव, जीतने के बाद भी प्रियंका गांधी से मिले। फिर अब महागठबंधन अगर बीमा भारती को समर्थन देने का तय करता है तो पप्पू यादव कांग्रेस में हैं या महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो महागठबंधन के धर्म के मुताबिक उनको बीमा भारती को समर्थन देना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव तो प्रशांत किशोर के साथ मिलने जा रहे हैं। पप्पू यादव क्या करने जा रहे हैं, ये रोज दिन नई नई बातें सामने आती है। आखिरकार पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी से किस लिए मिलने जाते हैं? फिर वो कांग्रेस के दफ्तर में वो चादर क्यों, अंगोछा क्यों पहनते हैं? कांग्रेसी बनने की बात क्यों होती है? और फिर अचानक वो निर्दलीय हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि वो वायनाड जाएंगे, फिर कहते हैं कि वो अमेठी जाएंगे, रायबरेली जाएंगे, फिर प्रियंका गांधी से मिलते हैं, फिर राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं, फिर रुपौली में वो प्रशांत किशोर से मिलने लगते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, ये रुपौली में हो क्या रहा है? पूर्णिया में जब से चुनाव का डिक्लेरेशन क्या हुआ लोकसभा चुनाव का, तब से वहां चुनाव कम और नाटक ज्यादा दिखाई पड़ता। लगता है अब सारे नेता इतने तरह का अभिनय कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि असली अभिनय करने वाला है कौन, कौन बेहतरीन एक्टर है। पहले तो बीमा भारती सस्पेंस बनाए रखी कि अवधेश मंडल लड़ेंगे, फिर हुआ कि अवधेश मंडल नहीं अब बीमा भारती लड़ेंगी, उसके बाद पहले हुआ कि सीपीआई लड़ेगी। मतलब जितनी रस्सा कसी कचम कच दिख रहा है वहां पर, उससे एक बात साफ लग रहा है कि पूर्णिया की तरह ही रुपौली का उपचुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हमारे जितने को पैनलिस्ट साथी हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल उसी लाइन पे वास्तव में हमें लगता है कि पूर्णिया की तरह नहीं, पूर्णिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहे हैं रुपौली के।
क्योंकि आप जानते हैं कि बीमा भारती वो शख्सियत हैं कि ये न किन प्रकारेण वो 2000 से वहां की राजनीति में अभी हैं, और व्यक्ति वही रहता है, पार्टी का नाम बदल जाता है। मैंने देखा कि पहले वो स्वतंत्र, फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में, फिर अब जेडीयू में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में। और जिस तरह से तेजस्वी जी ने इसे बनाया अपना एक कहते हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न, वो हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक इमेच्योर उनका फैसला था। अन्यथा जैसा पिछली बार भी आपके यहाँ चर्चा में बातें हो रही थी कि इवन लालू जी भी तैयार थे कि नहीं, छोड़ दिया जाए ये इनके लिए, साधु यादव के लिए। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हैं और जिस तरह से अस्तित्व पे संकट देखा अपना साधु यादव जी ने, उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने ये फैसला किया है, और ये उचित है राजनीति में, कि जिस तरह से बीमा भारती को उपयोग करके तेजस्वी ने उनके जड़ काटने की कोशिश की, उसका ही बदला चुकता करना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी को साफ कर दिया है कि आप हमारे साथ हैं तो, आप हमारे साथ नहीं हैं तो भी हम बीमा भारती को वापस चुन कर इस सीट से नहीं जाने देंगे। अर्थात उन्होंने एक तरह से फैसला कर लिया है कि उनकी राजनीति हम खत्म करेंगे। अब देखिए, पप्पू यादव के लिए ये स्थिति है कि वास्तव में मैं गलत बोल गया नाम, पप्पू यादव जी एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित हो गए, वो तो पार्लियामेंट में चले गए। अब बारी है बीमा भारती की। बीमा भारती को कैसे खत्म किया जाए, ये उनके हाथ में, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर पार्टी उनका साथ देती है तो भी, नहीं देती है तो भी, अगर वो किसी को वहां से खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पे वो वोट काटेंगे ज्यादातर बीमा भारती का। और कुछ नहीं तो उन्हें कम से कम जो उन्होंने चुनाव लड़ा जिस तरह से पप्पू के खिलाफ, उससे उसका सबक सिखाने का एक मौका है। और वही वो चाहते हैं पप्पू यादव, किसी भी तरह से ऐसा सबक सिखाना। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना के तेजस्वी लड़े, अब तेजस्वी की पूरी प्रतिष्ठा इस बात पे लगी होगी कि किसी तरह से इनको दोबारा जिताया जाए, और इस सीट को किसी भी हालत में जदयू भी वापस अपने पास लाना चाहेगी। और इस ट्रायंगुलर फाइट में हमें ऐसा लगता है कि हो न हो, पप्पू यादव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो इतना नुकसान जरूर कर देंगे कि बीमा भारती का जीतना बहुत संशयपूर्ण हो जाएगा। नहीं, पर जी। बीमा भारती को हराने के लिए तो शंकर सिंह भी उतरे हुए हैं। अवधेश मंडल और शंकर सिंह की लड़ाई तो बहुत पुरानी है, वेद प्रकाश जी, और सवाल वर्चस्व की लड़ाई है। 2005 में शंकर सिंह जीते भी थे, लेकिन विधानसभा नहीं जा सके और फिर से बीमा भारती जीत गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नया चेहरा उतार करके पप्पू यादव क्या बीमा भारती को राजनीतिक रूप से खत्म ही कर देना चाहते हैं क्या? एक तरफ पप्पू यादव कहते हैं बेटी समान है, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने ठीक है लोकसभा चुनाव में हराया, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती को जरूर हराया, लेकिन लड़ाई तो पप्पू यादव की लालू यादव से हो रही थी, इनफैक्ट तेजस्वी यादव से हो रही थी। पप्पू यादव ने खुद माना लालू यादव की कुछ नहीं चलती है, तेजस्वी यादव की चलती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बुरे तरीके से रुपौली में पिछड़ने वाली बीमा भारती, क्या आपको दिखाई पड़ता है कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में वो पप्पू यादव के कैंडिडेट का सामना कर पाएंगी? क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल सामना पंकज जी, करना तो छोड़ मेरा दीजिए। मानना है पंकज जी कि रुपौली में जहां तक हम सभी जानते हैं कि वहां अवधेश मंडल और शंकर सिंह की जो वर्चस्व की लड़ाई रही है, उससे हम सभी अवगत हैं। और भारत की राजनीति जो है, इसे इनकार नहीं किया सकता कि भारत में आज भी जो राजनीति होती है वह जाति और धर्म को केंद्र बनाकर होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पप्पू यादव की जो अभी वर्तमान में जो भूमिका रही है, और पप्पू यादव राजनीतिक तौर पे अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं, और पप्पू यादव यह मौका उनको जो अभी निर्दलीय जीत मिली है, तो उनका जो अभी उत्साहवर्धन मैं समझता हूं कि जो कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे में उनको लगता है कि बीमा भारती को, अगर जो 5 बार एमएलए रही हैं रुपौली में, तो उनको लगता है कि एक मौका है कि अगर बीमा भारती को इस विधानसभा उपचुनाव में अगर मात दे दी जाए, तो मेरी भूमिका जो है बिहार की राजनीति में अपने आप को साबित करना का एक जो बड़ा मौका मुझे मिला है, क्यों ना मैं इसको सच में साबित करते हुए अपने राजनीतिक वर्चस्व को, जो उनकी अपनी
लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव से लेकर जो टकराव की भूमिका रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी निशाना साधने का उनका अपना एक ये मौका है। और दूसरी बात आपने कहा कि शंकर सिंह को लेकर, तो शंकर सिंह और रुपौली से एक एमएलए भी एक बार रहे हैं, और शंकर सिंह को देखा जाए तो वो लिबरेशन आर्मी से जुड़े रहकर वहां अवधेश मंडल और उनके जो पिछड़े समाज और सवर्ण समाज के आमने सामने की जो लड़ाई रही है, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि रुपौली में आज भी अवधेश मंडल जो गंगोत समाज से आते हैं, मंडल एक अति पिछड़ा समाज है, उसमें गंगोत समाज से आते हैं अवधेश मंडल। तो अवधेश मंडल की आज भी रुपौली में अपने समाज में एक उनकी सहानुभूति अपनी जाति की है, इसे इनकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आज भी रुपौली में बीमा भारती ही टक्कर में अगर कोई है तो बीमा भारती है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया सकता। बीमा भारती ही टक्कर में ये आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शंकर सिंह भी तो मजबूत प्रत्याशी हैं। और सवाल ये उठता है कि जेडीयू मतलब एनडीए से कलाधर मंडल होंगे, जेडीयू से उम्मीदवार कलाधर मंडल हो रहे हैं, तो वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो एनडीए के तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कंफ्यूजन तो महागठबंधन के तरफ से है। जी, अभी हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहूंगा। अभी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट का जो एक फैसला आया है, नीतीश कुमार पिछड़े समाज की हिमायती को लेकर जो आरक्षण के स्लैब को बढ़ाने को आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया है। तो इस बात पे भी निर्भर करता है कि नीतीश कुमार ये है कि नीतीश कुमार जिस एनडीए में गठबंधन के जो साथी हैं, तो 9वीं अनुसूची में जो केंद्र सरकार की अपनी एक ये भूमिका होती है कि वो चाहे तो 9वीं अनुसूची में इस चीजों को लेकर हाई कोर्ट के तमाम चीजों से बचने को लेकर 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर अब नीतीश कुमार इस चीज को लेकर कितना मुखर होते हैं। तो पिछड़े समाज की आरक्षण सीमा को बढ़ाने को लेकर वो हाई कोर्ट ने जो अभी आपने देखा होगा कि इंदिरा साहनी के 9वीं पैनल ने एक मंडल कमीशन के समय में वो 50% से आरक्षण को बढ़ाने को लेकर मना कर दिया था। तो अभी हाल में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है पंकज, तो नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ हैं, तो वो उनकी एक भूमिका रहेगी कि इस चीज को लेकर एनडीए पे कितना दबाव बना पाते हैं कि नहीं 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर। देखिए, इसमें एक बड़ा क्लियर कट है कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। वो एक तमिलनाडु को लेकर के लोग 9वीं अनुसूची की बात करने लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है, और अगर वो मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो अपने फैसले दे सकता है। इसलिए लोग इस तरह की बात पॉलिटिकल रूप से की जा रही है। कल सम्राट चौधरी ने बहुत साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की बात करेंगे। मुझे लगता है नीतीश कुमार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक अलग चैप्टर है, इसको आरजेडी भले ही जेडीयू या बीजेपी पर थोपना चाहेगी, लेकिन ये सब जुडिस मसला है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से फैसले करती है। पर बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी पहले ये तय कर ले कि उसका महागठबंधन इंटैक्ट है या नहीं है, क्योंकि सीपीआई भी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर सीपीआई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि तीसरे नंबर पर रहने वाली सीपीआई टिकट की मांग कर रही है, वो कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। अब पप्पू यादव, प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बीमा भारती के लिए एक के बाद दूसरी मुश्किलें साफ दिखाई पड़ रही है, और तीसरी तरफ उनके बेटे का नाम मर्डर केस में आ रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? हाँ, बीमा भारती थोड़ा घिरते हुए दिख रही हैं, क्योंकि अभी तो दिलीप जायसवाल गए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिस तरह से गुस्सा है व्यवसायियों में, और वो जो जमीन का मामला लेकर के जिस तरह से इनके बेटे राजा का हत्याकांड में नाम है, बाद में इनके पति अवधेश मंडल भी उसमें पाए गए कि कंस्पिरेटर के तौर पर वो भी थे। तो बीमा भारती को तो अब एक अलग तरीके से वहां देखा जा रहा है। कलाधर मंडल के बारे में जो कहा जाता है कि वो सज्जन व्यक्ति है, अब रह गई बात कि सबको ये अवधेश मंडल तो हो नहीं सकता है, लेकिन लेसी सिंह का पूरा समर्थन है और नीतीश कुमार ने बजाते उनको टास्क दे रखा है
कि आप वहां चुनाव संभालिए, कैसे रुपौली की सीट हमारे हिस्से में होगी वो आप उसको देखिए। और शंकर सिंह इधर आ गए थे चिराग पासवान की पार्टी में, बाद में जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा करके कल उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि कलाधर मंडल बिल्कुल एकदम किनारे लगा दिए गए हैं, वो भी मंडल समाज से ही आते हैं। और जिस अति पिछड़े समाज की बात की जा रही है कि बीमा भारती और अवधेश मंडल हैं, कलाधर मंडल भी उसी अति पिछड़े समाज से आते हैं। तो दोनों की पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, लेकिन एक मजबूत टास्क दे करके भेजा गया है लेसी सिंह को कि आप जाइए और कलाधर मंडल जी के लिए जो कुछ भी आपको करना हो आप वहां पर कीजिए। ठीक है, शंकर सिंह मैदान में है और शंकर सिंह का एक अपना वोट बैंक है, वो एक लड़ने भिड़ने वाले आदमी है, एक पहचान इस रूप में है कि अवधेश मंडल के साथ सीधे सीधे यही लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार का समर्थन, सरकार तो बिहार में एनडीए की है और एनडीए के सर्वसम्मत कैंडिडेट कलाधर मंडल हैं। अब एक चौथे कैंडिडेट का मैदान में उतरने की बात चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। पहले ये तो साफ हो जाए कि वो कैंडिडेट है कौन, चूंकि समर्थन पप्पू यादव का मिलना, समर्थन जनसुराज पार्टी का मिलना और वो कैंडिडेट कौन है जिन पर ये लोग दांव लगाने जा रहे हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। क्योंकि पप्पू यादव रुपौली में जो तय कर लेंगे और वही रुपौली का परिणाम हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, बाई इलेक्शन अलग होता है। और मैंने तो शुरू में कहा कि बीमा भारती तेजस्वी यादव के लिए एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। बीमा भारती तो अपना जमानत भी नहीं बचा पाई थी, पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ी उसमें, फिर भी लगा कि अब तो बीमा भारती को टिकट नहीं मिलेगा। आरजेडी ने बीमा भारती को फिर उम्मीदवार बना दिया है। सीपीआई और कांग्रेस को कैसे समझाना है, इस कला के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद। तो लालू प्रसाद समझा लेंगे सीपीआई को भी और कांग्रेस को भी कि क्यों हम बार बार बीमा भारती पर दांव लगा रहे हैं, क्यों हम सीमांचल के उस अति पिछड़ा वोट बैंक जिस पर कभी नीतीश कुमार जी का प्रभाव है, नीतीश कुमार परिणाम अपने हिस्से में लेते हैं, हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं। जिस तरह से कुशवाहा पर दांव लगा करके कुशवाहा समीकरण को हमने तोड़ा है, हम एक बार फिर वो जो गंगोता समाज की बात कर रहे हैं ना, वो पूर्णिया से लेके भागलपुर, बांका, वो कंप्लीट जो इलाका है वहां पर एक गंगोता समाज है जिसका की एक वर्चस्व रहता है, वो मजबूत प्रभाव वाला जाति है। तो लालू प्रसाद ने बीमा भारती के माध्यम से उस अति पिछड़े समाज को एक तोड़ने की कोशिश की है। बीमा भारती कितना फाइट दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी, क्या लोकसभा की तरफ रुपौली भी बीमा भारती उसी तरह से किनारे हो जाएंगी, या पप्पू यादव अपना करिश्मा दिखा देंगे चूंकि अब वो एमपी हो चुके हैं, ये तो वक्त बताएगा। पहले कैंडिडेट तो बता दे, तय हो जाए कि पप्पू यादव और जनसुराज समर्थित कैंडिडेट हैं कौन। क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष तो अब दिख रहा है, 3 लोग तो नॉमिनेशन कर चुके, शंकर सिंह मैदान में आ गए, कलाधर मंडल आ गए, बीमा भारती जो हंसते मुस्कुराते हुए निकली थी कि हाँ हमें सिंबल मिल जाएगा, तो टिकट ही मिल गया, तो एक तरह से वो बीमा भारती लड़ेंगी ही। तो अभी त्रिकोणीय के बाद चतुष्कोणीय कौन होंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो परिणाम नहीं दे देंगे, वो पहले कैंडिडेट तो पता चल जाए कि वो हैं कौन, उसके बाद हम लोग और बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर पाएंगे। नहीं, वो चेहरा शाम तक क्लियर हो जाएगा। हमें लगता है हम जब तक प्रोग्राम खत्म करेंगे उस चेहरे से पर्दा हट जाएगा, मतलब वो चेहरा हमारे सामने होगा, ऐसा पप्पू यादव कह रहे हैं। पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आपने कहा ना कि बड़ी आसानी से लालू यादव सीपीआई और कांग्रेस को मना लेंगे। कांग्रेस इतना ज्यादा सरेंडर क्यों कर जाती है? क्या अब कांग्रेस उस तरीके से कमजोर रही है क्या? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो कांग्रेस के तकरीबन 17 एमएलए भी हैं, अगर मैं सही आंकड़ा पेश कर रहा हूं तो ऐसे में सवाल उठता है कि जहां पर पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर आरजेडी की बात बार बार मानने के लिए कांग्रेस बाध्य क्यों हो रही है? सवाल यह उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि मुसलमान वोटर सब कांग्रेस का लॉयल वोटर है।
ना कि किसी और पार्टी का। और यही बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश में 17 सीट देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए थे। और अखिलेश यादव को यह बात समझाने मुस्लिम के कई स्कॉलर्स गए थे कि अगर आप कांग्रेस को सही तरीके से अकोमोडेट नहीं करिएगा तो मुसलमान इस बार आपको वोट नहीं करेगा। यह मुझे पुख्ता जानकारी है। इसलिए मैं आपसे इंदुकान दीक्षित जी पूछना चाहूंगा कि पप्पू यादव बार बार कांग्रेस के रिवाइवल की बात करते हैं, सीमांचल में रिवाइवल की बात करते हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर भी कांग्रेस इतनी डिफेंसिव क्यों दिखाई पड़ती? नहीं, पंकज जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरे देश में पैन इंडिया जिस तरह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, वो सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में था और भी बढ़ करके हुआ है। सारे राज्यों में मुस्लिम वोटर्स ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को कई जगह पे छोड़ के कांग्रेस को वोट किया है। और उसके चलते ही कांग्रेस को, कांग्रेस के लीडर्स के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे भी कहीं ज्यादा सीट मिली है। क्योंकि अंदर खाने पे ये माना जाता है कि कांग्रेस के भी लीडर्स ये मान रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें 70 तक सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से 99 सीटें आई, और वो उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये स्विंग मुस्लिम वोटों का। देखिए, जहां तक पप्पू यादव की बात है, पप्पू यादव को खुल करके समर्थन नहीं कर पाए कांग्रेस नेतृत्व के लोग, क्योंकि वो गठबंधन बनाकर और कहीं न कहीं अगर आरजेडी जैसे सहयोगी दल को साथ नहीं रख पाते, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार ऐन मौके पर उनको छोड़ गए थे, फिर इंडिया नाम का उनका गठबंधन सपना ही शायद रह जाता। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में और आरजेडी ने उनको बिहार में पकड़ के रखा, शायद उसका एक कारण है कि उनके सलाहकार बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया को अभी मजबूती से अपनी तरफ से आप पकड़ के रखें। हालांकि इसके विपरीत मैं देख सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपना बिल्कुल दामन साफ करके छोड़ दिया है कि ये पूरा अलायंस उनका था सिर्फ और सिर्फ नेशनल इलेक्शंस के लिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और विधानसभा में उनका कोई साथ नहीं है। अर्थात मोटा मोटी देखने से ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें से आम आदमी पार्टी तो लगभग अलग हो गई है। अब संसद जो आने, लोकसभा की जो बैठक होने वाली है, संसद की बैठक, इसमें उनका क्या रुख होता है, मिलकर रणनीति बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पप्पू यादव को ये मौका मिला कि जब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ नहीं खड़ा था और एक बड़ा क्षेत्रीय क्षत्रप आरजेडी के रूप में उनके खिलाफ खड़ा था, और उनका जो मुख्य नेतृत्व अभी तेजस्वी, उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, और इन सारे विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ भी वो जीत कर आए हैं। तो जो आप कह रहे थे वो असेसमेंट हमें अच्छा लगा कि वो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकैश करना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में या हमारे सुझाव पे या सलाह पे कांग्रेस अगर आगे बढ़े तो उसकी बहुत तेजी से उसका रिवाइवल हो सकता है बिहार में। और यही कारण है कि कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के अलावा भी वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। पूरी की पूरी भूमिका, मैं पूरी की मैं पूरी मैं दांव एकदम पर लगाना सहमत चाहते हूं। हैं, पूरी ताकत। पॉइंट टेकन। इंदु दीक्षित जी, इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधा पूर्णिया से जुड़ रहे हैं। ताजा तरीन हालात क्या है इसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, रुपौली का क्या माहौल है? क्योंकि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। पप्पू यादव ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि शाम तक कोई नया चेहरा सामने आएगा। वो नया चेहरा कौन है? क्या पप्पू यादव और प्रशांत किशोर मिलकर करके कोई नया चेहरा उतार रहे हैं? क्या है जमीनी हकीकत, क्या है सच्चाई, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पप्पू यादव ने किसी को अभी अपना समर्थन नहीं दिया है। हालांकि वो सीपीआई के पक्ष में थे। जो विकास मंडल है उनका परंपरागत सीट था रुपौली। पिछली बार भी वो उन्होंने 46,000 के करीब वोट लाया था और अच्छे मार्जिन से वो रहे थे। मगर इस बार जो गठबंधन के तहत जो है सीपीआई को सीट मिलना चाहिए था, मगर मिल गया आरजेडी को। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह आरजेडी ने पूरे बिहार में अपना महागठबंधन का जो धर्म होता है, गठबंधन का धर्म, उसको एक तरह से मान के चलिए पालन नहीं किया, उसी तरह इस बार रुपौली से जो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि इतना जल्दबाजी क्यों थी उन्हें टिकट देने की, जबकि उनके बेटे पे आरोप है, उनके पति पे आरोप है, उनको टिकट दे दिया गया। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि प्रशांत किशोर और
पप्पू यादव मिलके कोई नए कैंडिडेट की बात जो कर रहे हैं, वो अभी एक नाम आया था, एक चिकित्सक हैं यहाँ पे, जक्की वसीम, उनके नाम की चर्चा आ रही थी कि उनको प्रशांत किशोर जो अपने पार्टी से रुपौली से लड़ाएंगे, मगर वो भी अभी मामला जो है सिर्फ चर्चा में ही आया था और ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं। कुल मिला के जो अभी देखा जाए तो वहाँ कलाधर मंडल जदयू से हैं, बीमा भारती आरजेडी से और शंकर सिंह निर्दलीय, इन तीनों में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है। मगर अभी जो मामला जो बीमा भारती की तरफ से चल रहा है, इसमें बीमा भारती वहाँ कोई फैक्टर नहीं है। वहाँ पर ज्यादातर जो है अवधेश मंडल का चलता है। अवधेश मंडल, अगर मान के चलिए कि अवधेश मंडल को अगर टिकट मिलता तो वो वहां से निकल सकते थे, जीत सकते थे। बीमा भारती को वहां कोई पसंद नहीं कर रहा है। अवधेश मंडल के बल पे जो वहां पर बीमा भारती जीती रही है। जिस तरह पिछले बार लोकसभा चुनाव में जैसे ही उनको टिकट मिलने की बारी आई थी तो अवधेश मंडल और उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया था। सेम इस बार भी जो उपचुनाव में जो है अभी पुलिस जो है पटना से लेकर और पूर्णिया तक सभी जगह कैंप की हुई है और सभी उनके मूवमेंट पे वॉच कर रही है कि अवधेश मंडल कहाँ है, और हो ना हो ये चुनाव से पहले 2-3 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन पप्पू यादव ने यह स्टेटमेंट दिया है कि शाम तक वो नया चेहरा कोई सामने आएगा। हो सकता है 5 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम रहता होगा, ऐन वक्त पर किसी नए चेहरे को उतार दें। क्या उसकी सुगबुगाहट पूर्णिया की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है? जी देखिए, यहाँ आईएमए का मीटिंग था। आईएमए की मीटिंग में जो डॉक्टर कुनमा जो पूरे शामिल हुए थे, वहां पर पप्पू यादव सभी से मिले थे। तो वहां पे जो भी अचानक जो है जक्की वसीम जो यहाँ के सिविल सर्जन रह चुके हैं, दिवंगत उनके पुत्र हैं और उनका उस एरिया में पैठ भी है, वो भवानीपुर से बिलोंग करते हैं। तो अचानक उनका नाम आया कि प्रशांत किशोर जो दल है उनसे जो है उनको टिकट दिया जाए, मगर वो चर्चा ही रहा। अभी शाम तक अभी देखिए अभी कुछ ऐसा आ नहीं रहा है कि जक्की वसीम को लड़ाया जाए, खड़ा किया जाए, मगर ओ, उनका समर्थन अभी किसी के पास नहीं है। अच्छा, तो मतलब जक्की वसीम उतर सकते हैं, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अभी साफ कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये लोग उनको उम्मीदवार बनाना चाहते हो, वो मन बना नहीं पाए हों, इस तरह की भी संभावना हो सकती है। लेकिन पप्पू यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी सूरत में वो बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ, उन्हें प्रेशराइज किया गया ऊपर से, तो वो जगह छोड़ देंगे। पर आपको लगता है वो जगह छोड़ने वाले हैं? वो तो हर हालत में चाहेंगे कि उनका कोई पसंदीदा उम्मीदवार वहां से एमएलए बने। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के साथ किया और जो बदला है, एक तरह से मान के चलिए बदला जो पप्पू यादव इस बार जरूर लेंगे उपचुनाव में, किसी भी कीमत में वो नहीं जीतने देंगे बीमा भारती को। उन्होंने कह भी दिया कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं उनको मैं समर्थन नहीं दूंगा। मगर एक और भी शख्स हैं जो है निर्दलीय खड़ा हुए हैं, तो निर्दलीय जो खड़ा हुए हैं वो जो समर्थन मांग रहे हैं पप्पू यादव से कि आप मुझे समर्थन करिए, मगर उनके समर्थन में भी वो नहीं आ रहे हैं। उनका पप्पू यादव का कहना है कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से है मैं उन्हें समर्थन नहीं करूंगा। शंकर सिंह की जो वाइफ है उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और एक तरह से कहिए कि उनसे समर्थन मांगा गया था, मगर एक पप्पू यादव ने उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया है। पप्पू यादव का साफ कहना है जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से है मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। तो एक दूसरा जो कलाधर मंडल है, एक स्वच्छ छवि के वो हैं, दूसरा विकास मंडल थे सीपीआई से, जिनको टिकट नहीं मिला। मगर अभी वो नहीं, लगता तो नहीं है कि विकास मंडल को टिकट मिला नहीं, वेद प्रकाश जी, और तो तब तो इसका मतलब पप्पू यादव इनडायरेक्टली कलाधर मंडल का ही समर्थन कर रहे हैं ना। इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपराधिक इतिहास शंकर सिंह का भी रहा है, आपराधिक इतिहास बीमा भारती का भी रहा है, मतलब उनके पति का रहा है। तो सवाल उठता है, उनके बेटे का नाम मर्डर में आ रहा है, तो सवाल यह उठता है कि इनडायरेक्टली वो कलाधर मंडल का ही समर्थन कर रहे हैं। क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल, पप्पू यादव मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव में अपना वो बेहतर विकल्प वो तलाशेंगे, जिनको वो उनकी भूमिका होगी कि क्यों ना ऐसे विकल्प को उनका समर्थन हो जो बीमा भारती को आमने सामने टक्कर देने की स्थिति में हो। और जहां तक मैं समझता हूं कि दोनों कलाधर मंडल हो या बीमा भारती अवधेश मंडल हो, दोनों गंगोत समाज से आते हैं। और रुपौली विधानसभा में आप देखेंगे तो अवधेश मंडल की अपनी जो समाज में अपनी एक छवि रही है और सहानुभूति
मैं समझता हूं कलाधर मंडल के मुकाबले उनको अपने समाज में ज्यादा समर्थन मिलेगा इस उपचुनाव में। आपको देखने को मिलेगा आगे दिलचस्प मुकाबला में बीमा भारती ही टक्कर देंगी। पप्पू यादव किसको समर्थन देते हैं वो नहीं देते हैं, मैं समझता हूं इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और उपचुनाव में पंकज जी आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पे जो चुनाव होते हैं विधानसभा के खासकर, और उपचुनाव में आप देखेंगे वोट प्रतिशत ऐसे भी कम हो जाता है। तो बहुत सारे चीजें इन चुनाव में आप मायने नहीं रखेंगी। पर बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में तो बीमा भारती का डॉक्टर संजय प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, रुपौली से ही खराब रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव में जहां और भी कई उम्मीदवार विकल्प के तौर पर खड़े हैं और अगर कलाधर मंडल जैसे साफ सुथरे छवि के व्यक्ति खड़े हैं तो फिर जनता उनको वोट क्यों नहीं करेगी? नहीं, जहां तक भारतीय राजनीति मैं में ये डॉक्टर संजय से पूछ रहा हूं। डॉक्टर संजय, नहीं, मैंने तो इसको शुरू में ही कहा कि अभी जिस तरह से गोपाल यादव का हत्याकांड में नाम आ रहा है, इनके बेटे और इनके पति का, बीमा भारती का, तो वैश्य समाज तो पूरी तरह से नाराज है ना। और जो पप्पू यादव जो भी पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने भी जो कहा कि हम किसी भी अपराधी बैकग्राउंड वाले लोगों का समर्थन नहीं देंगे, जबकि कलाधर मंडल जो हैं एक साफ सुथरे छवि के आदमी हैं, उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा है। बल्कि बीमा भारती की जगह पर अगर वो सीपीआई के विकास मंडल होते वहां उम्मीदवार, तो लड़ाई थोड़ी तगड़ी होती। लेकिन चूंकि एक तरफ अगर बीमा भारती होंगी, मैंने तो कहा कि पूर्णिया लोकसभा में क्या ये प्रदर्शन की है सबको पता है, अपना जमानत तक नहीं बचा पाई। तो बाई इलेक्शन में जब इनके पति और इनके पुत्र दोनों भागते फिर रहे हैं, कब गिरफ्तारी होगी, कब जेल में डाले जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है। उस स्थिति में अवधेश मंडल अगर बाहर होते तो शायद उसका प्रभाव कुछ और होता। लेकिन उस कलाधर मंडल का अगर समर्थन, इनडायरेक्ट समर्थन, जैसा कि वो बता रहे हैं कि आईएमए की मीटिंग हुई है और वो जो है डॉक्टर जैद, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और पप्पू यादव का समर्थन इनको मिलता है, इनडायरेक्ट ही या प्रत्यक्ष ही। और लेसी सिंह को बजाते टास्क दिया है नीतीश कुमार ने कि आप वहीं रहिए और वो सीट हमारे हिस्से में आनी चाहिए। किसी भी तरह से संतोष कुशवाहा की हार को अभी भी नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने लेसी सिंह को टास्क दे रखा है कि आप जा करके सारे समीकरण को ठीक कीजिए और कैसे ये चुनाव को परिणाम में बदलेंगे, इस पर आप काम कीजिए। तो लेसी सिंह लगी हुई है वहां, साफ सुथरे छवि के हैं कलाधर मंडल। अगर वो चौथे कैंडिडेट नहीं उतरते हैं तो पप्पू यादव का भी उनको इनडायरेक्ट समर्थन मिलेगा। इशारों में ही सही पप्पू यादव ने कहा तो दिया ही कि हम किसी भी वैसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो। तो कलाधर मंडल ऐसा इतना हम लोग उनको कम करके ना आके तो वो इतने कमजोर हो जाएंगे। जबकि रुपौली में अभी एक गुस्सा है, जो अवधेश मंडल हैं या ये जो हैं, अभी तो दिलीप जायसवाल गए थे और वहां गुस्से में बहुत कुछ बोल करके आए थे, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो कलाधर मंडल वहां एक मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं। अब बीमा भारती कितना टक्कर दे पाएगी, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सीपीआई और कांग्रेस, भाई कांग्रेस तो 3 सीटें जीत गई बिहार में, 9 सीट गठबंधन ने दिया, 3 सीट जीत गया। स्ट्राइक रेट तो सबसे अच्छा कांग्रेस का है। फिर भी कांग्रेस अपनी जमीन और अपने महत्व को समझ कहां रही है, हिम्मत कहां जुटा पा रही है कांग्रेस की, वो अपना कैंडिडेट दे। तो बीमा भारती वहां लड़ेगी चुनाव, मजबूती से लड़ेगी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन उस स्थिति में कलाधर मंडल के तरफ एक मजबूत गोलबंदी हमें दिखती हुई आपको दिखती मजबूत गोलबंदी दिख रही है। मोहित ये बताइए कि ये जो केस हुआ है बीमा भारती के बेटे पर, अवधेश मंडल पर भी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, क्या इसका फायदा मिलता हुआ बीमा भारती को दिख रहा है आपको, या जनता में नेगेटिव मैसेज है? कैसा माहौल बनता दिख रहा है वहां पर? देखिए, एफआईआर की जहां तक बात है तो बीमा भारती के बेटे पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। जो शूटर पकड़े गए हैं उस शूटर का कबूलनामा था कि जो बीमा भारती का बेटा है वो
उसने जो है मुझे हायर किया था गोपाल यादव को मारने के लिए। जो संजय ब्रोकर है, जो जमीन का ब्रोकर है, उन्होंने कांटेक्ट किया था बीमा भारती के पुत्र से, और बीमा भारती के पुत्र ने शूटर को पैसे दिए थे मारने के लिए। तो मगर एफआईआर में उनका नाम अभी तक नहीं है। जहां तक अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, जो मुख्य शूटर है विशाल राय, उनकी मां आई थी एसपी से मिलने के लिए, और एसपी को प्रूफ दिखा रहे थे कि जिस समय घटना घटी है गोपाल यादिका की हत्या का, उस समय मेरा पुत्र जो है एक मंदिर में पूजा कर रहा है, और उस मंदिर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें कि सेम टाइम में वो पूजा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो मामला है पूरा वो संदिग्ध नजर आ रहा है कि ये बीमा भारती को बेटे की फंसाने की चाल है या किसकी चाल है। क्योंकि इशारे इशारे में जो है पप्पू यादव ने भी कहा है कि इस हत्याकांड में एक मंत्री का हाथ है। अब मंत्री कौन है यहाँ सब जग जाहिर है। और साथ में एक जसवाल जो है जमीन ब्रोकर, नाम नहीं बताया, सिर्फ जसवाल नाम लिया। तो एक जमीन ब्रोकर जो जसवाल है उनका हाथ है। तो कहीं ना कहीं आप मामला जो है पूरे तरह से पेचीदा नजर आ रहा है। मगर जहां तक बीमा भर्ती का सवाल है, जब तक अवधेश मंडल बाहर रह के उनका प्रचार नहीं करेंगे तो मुश्किल है बीमा भर्ती जीत पाए। अगर वो चलिए गिरफ्तार हो जाते हैं या भागे रहे तो बीमा भर्ती के लिए जीतना नामुमकिन है। चलिए, तो ये आपने बड़ा दिलचस्प बात बताई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 5 बजे तक कोई नया उम्मीदवार पप्पू यादव उतारते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा, या पप्पू यादव इनडायरेक्ट रूप से कलाधर मंडल का समर्थन करते हैं, क्योंकि जिसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका समर्थन पप्पू यादव करने नहीं जा रहे हैं। और इसका किस तरीके से असर रुपौली के उपचुनाव पर पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पप्पू यादव को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घेरने का प्रयास लोकसभा चुनाव में किया था, पप्पू यादव उसका बदला जरूर लेने जा रहे हैं। बीमा भारती का समर्थन किसी भी सूरत में करने नहीं जा रहे हैं। तो बिहार की बात में इतना ही। वेद प्रकाश जी आपका, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका, मोहित आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।